बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, कुछ ऐसी चीजें जो बाबा जी ने व्यास डेरे से एकदम बंद करवा दी थीं, अचानक लिया था इतना बड़ा फैसला। बाबा जी बोले, ये सारी चीजें डेरे से बाहर फेंकवा दो। रिसर्च में सामने आ चुका है कि इन चीजों के इस्तेमाल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है। राधा स्वामी जी, आप जी से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। जी संगत जी, सच में बाबा जी अपने से ज्यादा अपनी संगत से प्रेम करते हैं, इसलिए ही तो बाबा जी ने यह इतना बड़ा फैसला लिया था। बाबा जी ने डेरे में तो इन चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन संगत जी, इन चीजों को और वीडियो में बताई दूसरी भी कुछ ऐसी चीजों को हमें आज और अभी से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के परिणाम गंभीर ही नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर, यहां तक कि कैंसर की उपज तक माने गए हैं। बाबा जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन चीजों का उपयोग सिर्फ डेरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को अपने घरों में भी इनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह कौन सी चीजें हैं जिन्हें डेरे में पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। आज के समय में हम अक्सर बिना जाने समझे कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके परिणाम हमें और हमारे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। यहां बात उन आदतों और वस्तुओं की हो रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और जिनके कारण कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सच यही है कि किसी भी बीमारी का आना हमारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन अगर हम जानबूझकर वही गलत आदतें और प्रयोग दोहराते रहे तो यह केवल कर्मों का फल नहीं रहता, बल्कि हमारी अपनी लापरवाही बन जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सोच समझ कर चलो। अब अगर हम आंखें बंद करके आगे बढ़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। संगत जी, सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह कोई नया नियम या फैसला नहीं है। यह बदलाव डेरे में कई साल पहले ही लागू होना शुरू हो गया था, लेकिन सब आज भी इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा, पहले जब डेरे या बड़े सेंटर जैसे ब्यास डेरे, परोर, सिकंदरपुर या दिल्ली में भंडारे होते थे, तो कैंटीन में संगत जब पूरी या पकोड़े जैसी तली भुनी चीजें खरीदती थीं, तो उन्हें पुराने अखबार के टुकड़ों में लपेटकर गर्मागर्म परोसा जाता था। उस समय किसी को भी इसके हानिकारक प्रभाव का अंदाजा नहीं था। सब यही सोचते थे कि अखबार में खाना डालना सबसे आसान और किफायती तरीका है, और संगत जी, यह चलन सिर्फ डेरे तक ही सीमित नहीं था। हम अक्सर अपने घरों या आसपास भी देखते थे कि लोग खाने को अखबार में पैक कर रहे होते हैं, लेकिन अब जो जानकारी हम आपको देंगे वह सच में चौंकाने वाली है। अखबार में खाना रखना और फिर उसे खाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। जब हम गर्मागर्म खाने को अखबार में रखते हैं तो उस पर छपी स्याही सीधे खाने के साथ मिल जाती है। यह स्याही अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है, लेकिन हम इसे जानबूझकर या अनजाने में अपने शरीर के अंदर पहुंचा लेते हैं। यही स्याही समय के साथ गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर का कारण बन सकती है। अखबार की यह स्याही इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जहां अखबार बनाए जाते हैं, उन कारखानों में अक्सर वर्कर्स अपने मुंह और नाक को किसी रुमाल या कपड़े से ढककर काम करते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल से ही हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सोचो, जब हम इस स्याही को अनजाने में खाने के साथ निगल लेंगे तो हमारा क्या हाल होगा संगत जी। जब रिसर्च में सामने आने लगा कि इस प्रकार की स्याही बहुत खतरनाक है, तो बाबा जी ने अचानक एक आदेश जारी किया कि अब से डेरे में या किसी भी कैंटीन में खाना अखबार में पैक करना पूरी तरह से मना है। पुराने अखबारों का उपयोग खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बाबा जी ने निर्देश दिया कि इन्हें या तो फेंक दिया जाए या फिर किसी ऐसे काम में लगाया जाए जो हमारे स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का बुरा असर न डाले। उदाहरण के लिए, अखबारों को शीशे की सफाई या अन्य ऐसे कामों में इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। यह बदलाव जितना दिखने में साधारण लग सकता है संगत जी, उतना ही यह कदम संगत की सेहत की सुरक्षा और भविष्य की सोच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी था। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि बचपन में तो हम सभी अखबार में रोटियां, पूरियां, पकौड़े पैक करते रहे।
स्कूल के टिफिन में भी हमारी माँ अक्सर गर्मागर्म खाना इसी तरह लपेट देती थी। संगत जी, जो गलती हम सभी ने पहले की उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम अब से आने वाले समय के लिए हम इसे सुधार सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप अभी भी खाना पैक करने के लिए अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए और इसके बजाय नैपकिन पेपर या बटर पेपर का उपयोग करना शुरू करें। यह चीजें महंगी नहीं होती और आसानी से हर किसी की जेब में फिट हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे संगत जी, एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जो लोग नहीं जानते कि यह क्या है, उसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक सिल्वर कलर का पेपर होता है जो एल्यूमिनियम से बना होता है। इसका भी खाना पैक करने या किसी अन्य खाने के संपर्क में लाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल बाबा जी ने अगला बड़ा कदम इसी दिशा में उठाया था। एल्यूमिनियम के बर्तनों को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया गया था ताकि संगत का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। आज आप डेरे में कहीं पर भी एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं देख पाएंगे संगत जी। पहले डेरे की रसोई में कुकर, पतीले और कई तरह के बर्तन एल्यूमिनियम के इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन शोध और रिसर्च में यह सामने आया कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से इसके छोटे छोटे अंश खाने में शामिल हो जाते हैं। समय के साथ ये अंश हमारे शरीर में जमा होकर गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यही वजह थी कि बाबा जी ने तत्काल आदेश जारी कर दिए और डेरे से सारे एल्यूमिनियम के बर्तन हटा दिए। उनके स्थान पर केवल स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू करवाया गया। संगत जी, हमारे घरों में आज भी ज्यादातर कुकर एल्यूमिनियम के ही होते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम या तो स्टील के कुकर अपनाएं या फिर कम से कम दाल और सब्जी पकाने के लिए एल्यूमिनियम के कुकर का इस्तेमाल बंद कर दें और लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें। इसी कारण मैंने आपको पहले ही एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी पैक करने से मना किया था। चांदी जैसा दिखने वाला यह फॉइल भी एल्यूमिनियम से बना होता है और इसके भी उतने ही गंभीर नुकसान हो सकते हैं। संगत जी, सोशल मीडिया के इस दौर ने एक अच्छी बात जरूर ला दी है। लोग अब धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं। लोग फिर से पुरानी स्वास्थ्यवर्धक आदतों की ओर लौट रहे हैं। एक समय में इंसान मिट्टी के बर्तन में खाना पकाता था और उस समय इंसान की एवरेज लाइफ 100 साल तक होती थी। धीरे धीरे इंसान पुरानी आदतों को भूल आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ता गया और मिट्टी के बर्तनों को छोड़ एल्यूमिनियम जैसे खतरनाक बर्तनों पर शिफ्ट हो गया। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें फिर से जागरूक किया है और इस वजह से मिट्टी के बर्तन अब फिर से बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं। मिट्टी के घड़े का पानी और मिट्टी के बर्तन में पकाया गया खाना सबसे पौष्टिक माना जाता है। यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा लोहे के बर्तनों में पकाया गया भोजन भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। संगत जी, मैं आपके साथ एक और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। मेरी जो बहनें जब अपने घरों में रोटी पकाती हैं तो अक्सर जल्दबाजी में रोटी को तवे से हटाकर सीधे गैस के फ्लेम पर रख देती हैं। यह सबसे खतरनाक तरीका है। मैं सभी बहनों से निवेदन करता हूं कि भले ही थोड़ी देर लग जाए, लेकिन कभी भी सीधे गैस फ्लेम पर रोटी ना पकाएं। गैस की फ्लेम पर रोटी पकाने से एलपीजी गैस सीधे रोटी के संपर्क में आ जाती है और बहुत गंभीर परिणाम देती है। हाँ, अगर आप मिट्टी के चूल्हे या लकड़ी कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां रोटी को सीधे कोयले या लकड़ी पर सेकना ठीक है, लेकिन एलपीजी गैस पर हमेशा तवे का इस्तेमाल ही सुरक्षित और सही तरीका है। संगत जी, एक और बात मैंने देखी है। कई लोग बाजार से गर्मागर्म सब्जी पैक करवा कर लाते हैं, लेकिन वह अक्सर प्लास्टिक के डिब्बों या पॉलीथीन में रखी होती है। यह भी कैंसर का एक बड़ा कारण बन सकती है। गर्म सब्जी जब प्लास्टिक या पॉलीथीन के संपर्क में आती है तो प्लास्टिक पिघलकर खाने में मिल जाता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। फिर भी हम वह सब्जी बड़े चाव से खा लेते हैं। गर्मा गर्म चाय हो या गर्म सब्जी कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डालनी चाहिए। प्लास्टिक ऐसी वस्तु है जो कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इसे जमीन में दबा दिया जाए और हजारों साल बाद निकाला जाए तो यह बिल्कुल उसी तरह बरकरार रहेगा जैसे इसे दबाया गया था। अब सोचिए, अगर इतनी खतरनाक चीज हम अनजाने में अपने शरीर में पहुंचा दें तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं।
प्लास्टिक न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद घातक है। इसी कारण सरकारों ने प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग पर सख्त हस्त प्रतिबंध लगा रखा है। पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माने तक का प्रावधान बनाया गया है ताकि लोग इसके हानिकारक प्रभावों से सचेत हों और इसका दुरुपयोग न करें। हिमाचल जैसे राज्य में तो आपको ढूंढने से भी कहीं प्लास्टिक के पॉली बैग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां इसके इस्तेमाल पर बहुत मोटे जुर्माने, यहां तक कि असीजा का भी प्रावधान है। इसलिए संगत जी, जब बाबा जी ने इतना कुछ डेरे से बंद करवा दिया है तो हमें अपने घरों में भी यह सब कुछ बंद कर देना चाहिए। आज हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन आगे चलकर इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए आज ही संभल जाना बेहतर है। संगत जी, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक बार जब डेरे में डॉक्टर साहब ने बाबा जी की नब्ज चेक की तो क्या हुआ था। जैसे हम बाबा जी से गहरा प्रेम रखते हैं, उसी तरह बाबा जी भी हमसे उतना ही स्नेह रखते हैं। हम अक्सर अपने दुख दर्द और परेशानियां बाबा जी के सामने रख देते हैं, लेकिन बाबा जी कभी अपनी संगत या सेवादारों से यह नहीं कहते कि उन्हें कोई तकलीफ है। जब भी कोई सेवादार या संगत बाबा जी से पूछती है, बाबा जी आप कैसे हैं, तो बाबा जी हमेशा कहते हैं, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। संगत जी, बाबा जी के पास एक सेवादार था जो पेशे से डॉक्टर था और अक्सर बाबा जी के पास ही रहता था। एक बार कुछ दिनों तक बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तब वह सेवादार बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मुझे आपका चेकअप करने दीजिए। बाबा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन सेवादार ने जिद करते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा जी, मुझे बस एक बार चेकअप करने दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो चेकअप क्यों करना चाहते हो। तो सेवादार ने हल्के मजाक में कहा, बाबा जी वैसे ही मैं रूटीन चेकअप करना चाहता हूं। बाबा जी फिर मुस्कुराए और कहा, ठीक है भाई, तू अपने मन की कर ले। अब जब तू इतनी जिद कर रहा है तो कर ले चेकअप। जब डॉक्टर ने बाबा जी की नब्ज चेक की तो वह हैरानी में पड़ गया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, इतना हैरान और परेशान क्यों हो गए। डॉक्टर ने कहा, बाबा जी आपकी नब्ज तो लगभग चल ही नहीं रही है। बाबा जी ने हल्के हंसते हुए कहा, ध्यान से देख भाई, नब्ज चल भी रही है या बंद है। यह सुनकर डॉक्टर और भी हैरान हो गया और बोला, बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा जी ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, भाई मैं तेरे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूं और तू कहता है कि मेरी नब्ज ठीक से नहीं चल रही। डॉक्टर ने फिर पूछा, बाबा जी अगर आपकी नब्ज इतनी धीमी चल रही है तो आप बार बार मुझे चेकअप के लिए क्यों मना कर रहे थे। बाबा जी ने यह बताते हुए संगत के लिए एक गहरा संदेश दिया, जिसे सुनकर सारी संगत ध्यान से सुनती। बाबा जी ने कहा, मेरी सांसें मेरी संगत के दिलों में बसती हैं, मेरी नब्ज संगत के दिल की धड़कन के साथ चलती है। डॉक्टर को यह बात समझ में नहीं आई और वह बाबा जी से बोला, बाबा जी कृपया मुझे समझाइए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तू चेक कर मेरी नब्ज। डॉक्टर ने फिर से नब्ज चेक किया और इस बार बाबा जी की नब्ज ठीक से चलने लगी। यह देखकर डॉक्टर पूरी तरह चौंक गया और पूछने लगा, बाबा जी यह कैसे हुआ। बाबा जी ने कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरा कोई भी चेकअप नहीं कर सकता। तू बार बार जिद कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे यह नजारा दिखाया। मेरे लिए मेरे सत्संगी सबसे प्रिय हैं, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या ना करें, मैं उन्हें अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूं। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, बाबा जी ऐसा मत सोचिए, आपके सत्संगी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है। डॉक्टर ने बड़े गर्व और सच्चाई के साथ कहा, हां बाबा जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है, तो मुझे यह बता कि तू दिन में भजन सिमरन के लिए कितना समय निकालता है। यह सुनकर डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बस इतना ही प्रेम है, ऐसे बातों से प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम तो यह है कि आदेश मानो, लेकिन मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती तो मैं कैसे समझ लूं कि वह मुझसे प्रेम करती है। यह सुनकर डॉक्टर ने नम्रता से कहा, हे मेरे सद्गुरु, मैं अपनी इस भूल पर शर्मिंदा हूं।
मैं नियमित भजन सिमरन नहीं कर पाता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे भजन सिमरन करूंगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा माफी मत मांगो, बस भजन सिमरन किया कर, मेरे लिए यही बहुत है। संगत जी, हम अपने सदगुरु से अनगिनत चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन सदगुरु हमसे केवल एक चीज मांगते हैं, भजन सिमरन, और हम वह भी उन्हें सही तरीके से नहीं दे पाते। हम उम्मीद करते हैं कि सदगुरु हमारी मुश्किलों में हमारा साथ देंगे, बुरी चीजों से बचाएंगे, और ऐसा वे करते भी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम सत्संग में बैठते हैं तब 1 घंटे का सत्संग हमारे मन पर गहरा असर डालता है, और उस 1 घंटे में ही हम मन ही मन संकल्प ले लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब से हम गुरु का हुक्म अवश्य मानेंगे। संगत जी, अक्सर हम सत्संग सुनने जाते हैं, मन में एक जोश और शांति लेकर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं हम फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट जाते हैं। फिर वही दुनिया के झमेलों और परेशानियों में खुद को उलझा लेते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या फायदा सत्संग सुनने जाने का? हमारा हाल कुछ ऐसा ही उस सत्संगी का था जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। यह सत्संगी कई वर्षों तक नियमित रूप से एक संत के सत्संग में जाता था। संत रोज शाम को प्रवचन दिया करते थे, और यह आदमी हर दिन अपने घर से स्कूटर पर बैठकर सत्संग सुनने पहुंचा करता था। संत जी हमेशा अपने शिष्यों को समझाया करते कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों को त्यागे और प्रभु के नाम का जप करें। कई साल बीत गए और एक दिन प्रवचन के बाद वह आदमी संत के पास गया और बोला, संत जी, मैं कई वर्षों से आपके सत्संग सुनता आ रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मेरा मन पहले जैसा अशांत है और आज भी अशांत है, तो आपके प्रवचन सुनने का क्या फायदा हुआ? संत ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम रहते कहां हो? आदमी ने अपने गांव का नाम बताया। संत ने फिर पूछा, यह जगह कितनी दूर है और तुम यहां कैसे आते जाते हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैं स्कूटर से आता हूं। फिर संत ने उससे पूछा, तुम्हारे गांव पहुंचने में कितना समय लगता है? आदमी ने यह भी बताया। संत ने एक आखिरी सवाल किया, क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने गांव पहुंच सकते हो? आदमी ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? गांव जाने के लिए तो मुझे चलना ही पड़ेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब तक हम प्रवचन में बताई गई बातों को केवल सुनते रहेंगे, हम कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। इसके लिए हमें उन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा, अपने व्यवहार में अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन सच में बदल सकता है। संगत जी, मतलब यह है कि वह आदमी हमसे बिल्कुल अलग नहीं है, हम भी उसी की तरह हैं। सत्संग सुनकर प्रभावित होते हैं, लेकिन सत्संग में समझाई बातें अपने जीवन में नहीं उतारते। कुछ सत्संगी जरूर गुरु का हुक्म मानकर भजन सिमरन को समय देते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मोह माया में उलझे रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जब हमारे सद्गुरु हमसे इतना प्रेम करते हैं तो हमें उनके प्रेम की इज्जत करनी चाहिए और हर हाल में अपने पूरे दिन का कुछ समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालना चाहिए। संगत जी, आशा करती हूं कि यह साखी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि और सत्संगी भाई बहन भी बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुन सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। राधा स्वामी जी।